नमस्कार। जैसा आपको जानकारी है कि अभी भारत का जो नया भूकंपीय क्षेत्रों का मैप है वो जारी किया गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब सबसे पहली बात तो ये नया मैप जारी किसने किया है? ये किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भी इसमें इसका योगदान भी रहा है। और नया जो जोन आया है या मैप आए हैं उसमें बहुत बड़े चेंजेस तो नहीं, बट सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि एक नया जोन इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। इससे पहले तक भारत में केवल जोन 2, 3, 4 और 5 हुआ करते थे। अब एक नया जोन जोड़ा गया है, जोन 6, और जोन 6 में पूरा हिमालय क्षेत्र जो है वो डाला गया है। और ये इसलिए किया गया है ताकि अभी तक हिमालय क्षेत्र में काफ़ी सारा भाग ऐसा था जो जोन 4 में था, और कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो जोन 5 में थे। जबकि ये एक हाई रिस्क जोन है। भले ही कई सालों से हिमालय के कुछ क्षेत्रों में भूकंप नहीं आए हैं, पर भविष्य में यहाँ भूकंप आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब भूकंप की संभावनाएं क्यों रहती हैं? वैसे तो आप लोगों ने भूकंप किया हुआ है इसलिए आपको जानकारी होगी, पर फिर भी बहुत शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि जहाँ पे भूकंप नहीं आ रहे तो उल्टा वहाँ आने की, भविष्य में भूकंप आने की संभावना और ज़्यादा बनी रहती है। कैसे? क्योंकि प्लेटें जो है वो लॉक्ड कंडीशन में होती हैं। हमारे हिमालय रीजन की, हिमालय क्षेत्र की अगर बात करें, वहाँ 2 प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। कौन सी 2 प्लेटों का? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। जब प्लेटें कन्वर्ज करती हैं, अभिसरण करती हैं, तो कन्वर्जेंस के दौरान एकदम से भूकंप नहीं आता। कुछ समय तक प्लेटें जो हैं वो लॉक्ड कंडीशन में रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए, ये एक प्लेट है, ये कन्वर्ज कर रही है दूसरी प्लेट से, अभिसरण कर रही है, दोनों के बीच में वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, ये तो है। और हिमालय इसी तरह का फोल्ड माउंटेन है, ये वलित पर्वत वाला क्षेत्र। पर जब प्लेटें कन्वर्ज करती हैं, अभिसरण करती हैं, तो कुछ समय तक प्लेटों के बीच में जो बल लग रहा है, संपीड़न बल, कंप्रेशनल फोर्स, वो कंटिन्यूसली लगता रहता है, पर प्लेटों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता। और जब वो गति नहीं हो रही और संपीड़न बल लगातार लग रहा है, तो वो संपीड़न बल कहाँ जाएगा? उसकी जो बल की जो ऊर्जा है वो प्लेटों के बीच में संग्रहित होगी। उस कंप्रेशनल फोर्स से जो एनर्जी लग रही है कंटिन्यूसली, वो स्टोर होती है, संग्रहित होती है, और फिर एक समय बाद इतना ज़्यादा ऊर्जा का संग्रहण हो जाता है कि दोनों भूभागों के बीच जो संग्रहित ऊर्जा है वो अचानक से मुक्त होती है, रिलीज होती है। और ये सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ही क्या लेकर आता है? भूकंप लेकर आता है। तो इसका मतलब हिमालय के ऐसे क्षेत्र जो अभी शांत हैं, जो अभी काम है, जहाँ पे अभी भूकंप नहीं आ रहे, इसका मतलब वहाँ ऊर्जा का संग्रहण हो रहा है, एनर्जी का स्टोरेज चल रहा है। और एक समय बाद जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी तो ये ऊर्जा अचानक से भूकंप के रूप में बाहर आएगी। और ऐसी जो ऊर्जा का संग्रहण है या इस तरह की जो भूकंप की संभावनाएं रहती हैं वो एक्टिव फॉल्ट वाले रीजन्स में ज़्यादा रहती है, सक्रिय भ्रंश वाले क्षेत्रों में ज़्यादा रहती है, या आप सिंपल भाषा में कह लें प्लेट के जो किनारे होते हैं, प्लेट बाउंड्रीज, वहाँ पर इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। आपको ये भी रिकॉल करवा दूं कि आपने हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के बीच में जो फॉल्ट्स हैं उनके नाम देखे थे। जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सी भ्रंश है? ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और उसके आगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट या सीमांत भ्रंश, और लास्ट में आती है शिवालिक और मैदान के बीच में मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो ये हिमालय की फॉल्ट्स हैं। और अभी जो असेसमेंट हुआ है उसमें ये पाया गया कि शिवालिक के जब दक्षिणी भाग जो है, सदर्न पार्ट, शिवालिक के आसपास वाला जो दक्षिणी भाग है, जो मेन हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट वाला रीजन है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, इसको हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट या फ्रंटल फॉल्ट भी कहते हैं। इस फ्रंटल फॉल्ट वाले रीजन को अभी तक जोन 4 में रखा जाता था, जिसमें मुख्यतः आता है उत्तराखंड का दक्षिणी भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग, जिसमें आता है आपका देहरादून वाला रीजन। देहरादून वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक माना जाता था जोन 4 में, पर वो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के आसपास वाला क्षेत्र है। तो भविष्य में वहाँ भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो नया जो मैप आया है उसमें हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट वाला जो रीजन है,
सबसे बाहर वाला हिमालय वाला जो क्षेत्र है, आउटर हिमालय, उसको भी डाल दिया गया है किसमें, जोन 6 में, क्योंकि वहाँ भविष्य में बहुत तेज भीषण भूकंप आने की संभावना है। और जोन या जोनेशन करने का मेन पर्पस क्या होता है, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि यहाँ ये भूकंप संभावित क्षेत्र है, और वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, जो भी अवसंरचनाएं बन रही हैं, वो भूकंप रोधी होनी चाहिए। उसके लिए लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि ये संभावित क्षेत्र है कि नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ा चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, और उन्होंने नया जोन इंट्रोड्यूस किया है, जोन 6। अब ये जोन 6 जो है, ये मेनली लाया गया है अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड नया इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, और ये जो जोन 6 लाया गया है, ये PSHA के अंतर्गत लाया गया। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है मैपिंग करने की, सीस्मिक जोन्स की मैपिंग करने की। इसका फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिस्टिक सीस्मिक हैजार्ड असेसमेंट। इससे पहले जो हमारे भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण होता था, वो मुख्यतः इस आधार पे होता था कि पुराने समय में किस तरह से कौन कौन से क्षेत्रों में भूकंप आए हैं। जैसे भुज में भूकंप आया था तो उसको जोन 5 में डाल दिया। तो पुराना जो वर्गीकरण था उसमें पुरानी पास्ट सीस्मिक हिस्ट्री के आधार पर भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण होता था। पर इसका तो ये मतलब हुआ कि जहां पास्ट में भूकंप आया उसको आप जोन 5 में डालोगे तो आप यू आर वेटिंग कि जोन 5 में डालने के लिए तुम्हें पहले भूकंप लाना पड़ेगा इस क्षेत्र में, तभी जोन 5 में जाओगे। तो वेट क्यों करना है। अभी नया तरीका जो है आया है, उसमें संभावित क्षेत्र को भी डाल दिया गया है, और संभावित क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना होगी और उससे बचाव करें, इसीलिए पहले से वो जोन होना चाहिए हाई अलर्ट वाले रीजन में या हाई रिस्क वाले रीजन में। तो इसलिए इस बार वाला जो वर्गीकरण है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा अच्छा है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। अब इसी न्यू क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा डिटेल में उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, कोशिश करते हैं कवर करने की। नया जो मैप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर हम देखें, जो नया वर्गीकरण आया है उसको कहा जा सकता है नेशनल, राष्ट्रीय सीस्मिक जोनेशन मैप। ये न्यू आया है, तो नया राष्ट्रीय भूकंपीय क्षेत्रों का मैप। ये जो नया वर्गीकरण आया है, ये किस आधार पर आया है, कौन कौन इससे प्रभावित होंगे, क्या इसके मानक हैं, वो सब चीज़ें आप देखिए। सबसे पहले तो ये जो नया आधार है, ये नया वर्गीकरण है, ये किस आधार पर किया गया है, बेस क्या है इसका। ये बेस्ड है या इसका आधार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है PSHA। PSHA का मतलब है प्रोबेबिलिस्टिक सीस्मिक हैजार्ड असेसमेंट। हैजार्ड असेसमेंट, ये वर्ड अब आपको याद रखना है, असेसमेंट। इसको हिंदी में हम अनुवाद कर सकते हैं संभावित भूकंपीय जोखिम आकलन। जोखिम आकलन। तो इससे पहले वाला जो वर्गीकरण था भूकंपीय क्षेत्रों का, वो किस पे आधारित था, पूर्व भूकंपीय घटनाओं के आधार पर था। जो लास्ट प्रीवियस सिस्मिक इवेंट्स है उन पर बेस्ड था ओल्ड क्लासिफिकेशन। नया वाला इस पर संभावित पर बेस्ड है। और इस नए वर्गीकरण के माध्यम से क्या क्या किया गया है, नए वर्गीकरण के माध्यम से आप देखेंगे अगर, तो इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं नए वर्गीकरण के माध्यम से। अभी पहले जो है जोन 6 नहीं हुआ करता था, अब नया जोन इंट्रोड्यूस किया गया है, जोन 6। दूसरा, पहले भारत का केवल 59% एरिया भूकंप के हाई रिस्क जोन में था, अभी कितना परसेंट एरिया आ गया, 61% एरिया अंडर सीस्मिक रिस्क। भूकंप की जो खतरा है वो इस क्षेत्र में है 61%। पहले ये कितना था, 59%। और पहले कम जनसंख्या भारत की भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आती थी, अभी वर्तमान में 75% जनसंख्या जो है पॉपुलेशन वो आ गई है किसके अंतर्गत, भूकंप संभावित क्षेत्रों में आ गई जनसंख्या। तो ये आंकड़े जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 बड़े आंकड़े।
अब ये प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हजार्ड असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट का मतलब है आकलन, पता लगाना, और इसमें ये पता लगाया जाता है कि भविष्य में कहाँ भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ये पता लगाया जाता है। और हमारे इंडिया में अगर देखें, इंडिया का पूरा लैंड मास, तो इंडिया में कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री जहाँ है वही सबसे ज़्यादा रिस्क पर है। अभिसारी प्लेट किनारा जहाँ है भारत में, वही सबसे बड़ा रिस्क वाला क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र को डाला गया है जोन 6 में। तो जोन 6 में कौन कौन से इंडिया के एरियाज डाले गए हैं वो भी देख लीजिए। वैसे तो थोड़ा बहुत आपने, इतना न्यूज़ में चल रहा है तो मैप वगैरह देखा ही होगा, फिर भी एक बेसिक सा डिस्कशन कर लेते हैं। पूरा हिमालयन आर्क जो है वो डाली गई है, और अंडमान निकोबार द्वीप डाले गए हैं जोन 6 में। तो मेन जोन 6 में ये पूरी हिमालयन बेल्ट है, ये वाला ये पूरा एरिया, लद्दाख का नदन पार्ट छोड़ के, ये पूरा नेपाल वाला, भूटान वाला ये सेक्शन, उत्तर पूर्वी पूरे राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसके अलावा अंडमान निकोबार और कुछ थोड़ा सा ये पार्ट। तो जोन 6 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारा का सारा एक्टिव कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज वाला रीजन है, सक्रिय अभिसारी प्लेट किनारों वाला क्षेत्र है। मैप दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, जो सबसे डार्क कलर का आपको दिख रहा है वो है जोन 6। ये देखिए पूरी हिमालयन बेल्ट है, इसमें यूपी का नदन पार्ट, बिहार का नदन पार्ट, उत्तरी भाग भी सम्मिलित है, अंडमान निकोबार इसमें सम्मिलित है, और गुजरात का पूरा कच्छ पेनिनसुला, कच्छ प्रायद्वीप इसमें सम्मिलित है। पहले ये जोन किस में आता था? जोन 4 में आता था, 5 में भी नहीं आता था पूरा। 5 में इसके कुछ कुछ पार्ट्स आते थे और ज़्यादा पार्ट्स आ रहे थे 4 में। तो पहले हिमालयन बेल्ट का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया जा रहा था, जिसमें 4 और 5 जोन्स थे। अब उसको यूनिफॉर्मिटी मिल गई है, एक रूपता मिल गई है, पूरे हिमालयन बेल्ट को डाल दिया किसमें? जोन 6 में। तो जोन 6 में ये नया जोन इंट्रोड्यूस किया गया है, नया क्षेत्र। बाकी जोन्स लगभग आपके सेम ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है। जोन 6 जहां खत्म होता है उसके ठीक आसपास बनाया गया है जोन 5, और जोन 5 के ठीक आगे बनाया गया है जोन 4, और बाकी जोन 3 और 2 लगभग सेम है। अब आपके एक चीज़ जो अलग इंट्रोड्यूस हुई है, जोन 4 यहाँ पर बीच में और डाल दिया गया है। जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी के बॉर्डर रीजन पे जोन 4 पहले नहीं था, ये पहले वाले मैप में देखें आप, पहले वाले मैप में नहीं था ये। फिर उसके अलावा जोन 4 आपके एमपी के दक्षिणी भाग और ये जो महाराष्ट्र का भाग है, यहाँ पर भी जोन 4 डाल दिया गया। पहले ये पुराने मैप में नहीं था। पुराने मैप में ये महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जो है, यहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र इसको मानते थे, बट इसमें अब जोन 5 भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो हर जोन को पुराने क्लासिफिकेशन से हल्का सा हायर रिस्क जोन में डाला गया है। खास तौर पे जोन 4 और 5 वाले जो रीजन्स थे उनमें थोड़ा सा चेंजेस ज़्यादा हुए हैं। बाकी जोन 2 और 3 वाले जो क्षेत्र हैं वो लगभग सेम से ही है। तो ये पुराना और नया मैप है, ये अगर आप पिक लेना चाहें या स्क्रीनशॉट तो वो आप ले सकते हैं। तो दोनों मैप्स में ये चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चेंज है जोन 6 का इंट्रोडक्शन। अब जो है जोन 6 का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, हिमालय क्षेत्र हाई रिस्क जोन में डाल दिया। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या आधार हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका आधार तो इसको बनाया गया है, और नया जो सीस्मिक जोनेशन हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत और भी कुछ चेंजेस हुए हैं। नया बेस तैयार कर लिया इन्होंने, PSHA, और उसके अलावा आप देखिए ये जो है नया बिल्डिंग कोड भी जारी किया है अभी। बिल्डिंग कोड मतलब आपके जो भवन निर्माण के लिए जो नियम कायदे होने चाहिए वो भी नए आए हैं। तो बिल्डिंग कोड में क्या क्या डाला गया है वो देखिए। न्यू बिल्डिंग कोड आधारित है अर्थक्वेक डिजाइन कोड आया है, एक नया डिजाइन कोड, और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लेकर आया 2025, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा लाया गया। भूकंप डिजाइन कोड इसको कह सकते हो, इसको बिल्डिंग कोड कहा जा सकता है, भवन संहिता कहा जा सकता है, जो नई आई है बिल्डिंग कोड, भवन संहिता। अब ये जो नई भवन संहिता आई है इसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या नया क्लासिफिकेशन वगैरह जोड़ा गया है वो देखिए।
और इस भवन संहिता से किस तरह के सुधार हो सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो भी देखिए। तो अब ये जो भवन संहिता है ये अप्लाई होगी जो भी नए कंस्ट्रक्शन होंगे, नए निर्माण के कार्य होंगे हिमालय क्षेत्र में, उस पर ये अप्लाई होगा। क्या ये पुराने हिमालय क्षेत्र में बने हुए जो भूभाग हैं या बिल्डिंग्स हैं उन पे भी अप्लाई होगा? बिल्कुल उन पे भी होगा। तो ओल्ड बिल्डिंग्स जो है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन, उसका क्या किया जाएगा? उसको तोड़ थोड़ी देंगे, उसकी जांच होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर संरचना है तो उसको तोड़ा जाएगा, अन्यथा उसमें रेट्रो फिटिंग की जाएगी, मतलब थोड़ा सा उसमें सुधार करवाया जाएगा, उसको और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। तो ओल्ड कंस्ट्रक्शंस की होगी रेट्रो फिटिंग, मतलब थोड़ा सा और उनको सुरक्षित बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर पुराने जो भी भवन कोड थे उसमें हमेशा बस कंस्ट्रक्टेड पार्ट की ही बात होती थी, जो बिल्डिंग बन रही है केवल उसी की बात होती थी। इस बार नया जो क्लासिफिकेशन आया है उसके अंतर्गत दोनों चीजें देखी जा रही है। उसमें देखा जा रहा है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है निर्माण का, संरचनात्मक भूभाग भी देखा जा रहा है जिसमें मेन आपकी बिल्डिंग आती है जो कंस्ट्रक्ट की गई है, और दूसरी चीज जो इसमें जोड़ी गई है वो है नॉन कंस्ट्रक्शनल पार्ट, वो भी इसमें ऐड हुआ है, नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट, बेसिकली स्ट्रक्चरल, जिसे आप कह सकते हो गैर संरचनात्मक। तो इससे पहले तक क्या था कि जो भी बिल्डिंग्स बनती थी केवल वो भी हाई रिस्क जोन में, केवल उन पे ध्यान दिया जाता था कि ये बिल्डिंग भूकंप रोधी है कि नहीं। बिल्डिंग कोड का पर्पस क्या है? भूकंप रोधी बनाना, किसी भी बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाना, भूकंप रोधी निर्माण कार्य का को बढ़ावा देना, ये पर्पस है बिल्डिंग कोड का। मतलब किसी भी बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिलेंट बनाए, ये पर्पस होता है बिल्डिंग कोड का। अर्थक्वेक रेजिलेंट बनाने के लिए उसको मजबूत करना पड़ेगा। पहले केवल संरचनात्मक ढांचे पे ध्यान दिया जाता था, इस बार गैर संरचनात्मक ढांचे पे भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे गैर संरचनात्मक ढांचे में क्या क्या आएंगे? कोई टैंक्स हुए, बिल्डिंग के ऊपर कोई टैंक है, पानी की टंकी वगैरह है, या कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग बनने के बाद लाकर उसमें बिल्डिंग में रखे जाते, तो उन सब को भी अभी ध्यान दिया गया है। उन सब के ऊपर भी सेफ्टी मेजर्स जो है या सुरक्षा के मानक उनके लिए भी निर्धारित किए गए, और ये तय किया गया है कि जितनी भी ऐसे गैर संरचनात्मक ढांचे हैं बिल्डिंग में जिनका वजन बिल्डिंग के कुल वेट के 1% से ज्यादा है, भवन का जो कुल वजन है उसके 1% से ज्यादा वजन अगर है किसी गैर संरचनात्मक ढांचे का, तो उसे एंकर करना पड़ेगा, मतलब उसे निर्बंधित करना पड़ेगा या निबंधित करना पड़ेगा, उसको बांध के रखना पड़ेगा बिल्डिंग के किसी आसपास वाले क्षेत्र से, या उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा जाल वगैरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि भूकंप के झटके महसूस करने पर वो भूभाग या वो जो भी टैंकर वगैरह है या कोई बड़ा फर्नीचर है वो टूटकर किसी व्यक्ति पर ना गिर जाए या वो बिखर ना जाए किसी के ऊपर। तो इसीलिए गैर संरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत 1% से अधिक वेट ऑफ बिल्डिंग, भवन के वजन के 1% से भी ज्यादा वजन वाला कोई अगर ऐसी संरचना है कोई बिल्डिंग में, तो उसको क्या किया जाना पड़ेगा? एंकर करना पड़ेगा, नीड टू बी एंकर्ड, उसे निबंधित कर सकते हैं, करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। तो ऐसे सभी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो कि बिल्डिंग में बाद में आकर डाले जाते हैं और उनका वेट इतना, उनको बांधना पड़ेगा। ये एक नई चीज आई है इस बार। और इसके अलावा इस बार का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन उद्देश्य आधारित वर्गीकरण किया गया है बिल्डिंग्स का। पर्पस ओरिएंटेड या पर्पस बेस्ड जो है क्लासिफिकेशन बिल्डिंग्स का किया गया है। इसमें किस पर्पस से वो बिल्डिंग यूज हुई है उस हिसाब से ध्यान दिया गया है। जैसे कि इस पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन में, पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन किसका? बिल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन, मतलब उद्देश्य आधारित वर्गीकरण इस बार किया गया है।
और उद्देश्य आधारित वर्गीकरण के अंतर्गत क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। कौन सी बिल्डिंग्स अत्यंत आवश्यक हैं और कौन सी थोड़ी कम आवश्यक हैं, उसका वर्गीकरण किया गया है। खास तौर पे इसमें डाले गए हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस वर्गीकरण में क्रिटिकल बिल्डिंग्स उनको माना गया है, इसको एज इट इज हम क्रिटिकल कह सकते हैं, या अति आवश्यक या महत्वपूर्ण स्थान कह सकते हो आप। क्रिटिकल बिल्डिंग्स में आती हैं ऐसी बिल्डिंग्स जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, जहां ज्यादा लोग होते हैं, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह। तो स्कूल हॉस्पिटल वगैरह के लिए जो बिल्डिंग्स के नॉर्म्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स, वो सेफ्टी नॉर्म्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वहाँ की बिल्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि संभावित क्षेत्र जो हैं वहाँ अगर स्कूल, कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स जैसी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स अगर गिर जाएं तो बहुत बड़े स्तर पर जान माल की हानि हो सकती है। तो प्राइवेट जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर तो सेफ्टी मेजर्स हैं ही, लगाए ही जाएंगे, पर जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अप्लाई किए जाएंगे ताकि जान माल की हानि कम से कम हो। तो इस तरह से बिल्डिंग कोड के अंतर्गत ये किया गया है, ये सारी नई चीज़ें लाई गई हैं। नए कंस्ट्रक्शन पे भी अप्लाई होगा ये, पुरानी बिल्डिंग्स को दोबारा से पुनः निर्माण या फिर पुनः उसमें सुधार करना पड़ेगा। संरचनात्मक ढांचा बिल्डिंग का सेफ होना चाहिए, बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी होनी चाहिए, प्लस गैर संरचनात्मक और क्रिटिकल जो वर्गीकरण है वो भी इसमें डाला गया है। इसके अलावा ये जो नया आपका भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण आया है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। पहले जितना अभी हमने किया है उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देख लिया सबने? अभी आगे देखिए, यहाँ पर जो ये फर्स्ट हमने देखा, न्यू हाईएस्ट रिस्क जोन 6 जोन इंट्रोड्यूस हो चुका है। हिमालय वाली पूरी चाप इसमें आ गई है, आग। और अभी तक जो है 75% जनसंख्या अब आ चुकी है किसमें? सीस्मिकली एक्टिव रीजन में, भूकंप सक्रिय क्षेत्र में आ गई है। और पहले 59% एरिया था भूकंप संभावित क्षेत्र में, अभी कितना हो गया? 61%, 61%। और इसमें क्या है, 200 सालों से जिस जगह सेंट्रल हिमालय में भूकंप नहीं आए हैं वो उल्टा ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, क्योंकि वहां क्या हो रहा है? वहाँ ऊर्जा का संग्रहण हो रहा है, वहाँ एनर्जी स्टोर हो रही है। फॉल्ट प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जो हिमालय के किसी फॉल्ट के पास में है, वहाँ भूकंप आने की संभावना और ज़्यादा जताई जा रही है। फिर न्यू स्ट्रक्चरल एंड सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं। इसमें ज़ीरो फेलियर मतलब कोई भी तरीके का इसमें भूल चूक नहीं हो सकती। जो बिल्डिंग्स हैं उनको ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ये स्ट्रिक्ट उनको अप्लाई किया करवाएंगे। हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, इन सबको फंक्शनल रहना चाहिए भूकंप की घटना के बाद भी, ताकि इस तरह का बेसिक जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो भूकंप से। अभी जो मैंने बताया आपको 1% वेट का थ्रेशहोल्ड रखा गया है। हैवी नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स मस्ट बी एंकर्ड, बांध के रखने होंगे। और ये वाला जो है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें PEMA इंडेक्स भी जोड़ा गया है इस बार के नए जोन वाले मैपिंग में। इस PEMA को डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले ये देखिए, बार बार जहाँ पे भी न्यूज़ में आ रहा है ये 2-3 पॉइंट्स जो है ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो आप जब भी कभी किसी एग्ज़ाम में आंसर लिखें या किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जाएं तो आपके इन परसेंटेज जो है इनको आपको याद करके जाना है। तो ये हमारा हो गया। उसके अलावा आपको जो अभी मैंने बताया, ये वापस वही, अब तक 75% जनसंख्या जो वो आ गई है भूकंप सक्रिय क्षेत्र में। फिर अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारा नया वर्गीकरण किस पर बेस्ड है? PSHA पे बेस्ड है, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनल लेवल का क्लासिफिकेशन है। और फिर हमारा जो नया बिल्डिंग कोड है वो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों कंपोनेंट्स को कवर करेगा। उसके अलावा इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये बाद में देखेंगे। और ये जो है, पहले हम जो भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण है वो किस पर आधारित था? हिस्टोरिकल अर्थक्वेक इवेंट्स पर आधारित था। और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज भी उसमें देख लेते थे कि ठीक है, हाँ ये पूरा स्टेट डाल दीजिए इसमें जोन में, या ये डिस्ट्रिक्ट आ गया जोन 4 में या 5 में। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस बार पूरा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें ध्यान में रखा गया है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को, विवर्तनिक प्लेटों की गति को, फॉल्ट लाइन्स को, सक्रिय फॉल्ट या भ्रंश वाले क्षेत्रों को,
लोकल जियोलॉजी कि वहाँ का भूगर्भिक स्थिति किस तरह की है उसको भी देखा गया है। अगर वहाँ पे कमज़ोर चट्टानी संरचना है इसका मतलब भूकंप आने पर वहाँ नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। ग्राउंड शेकिंग मतलब कैसा आपकी वहाँ की भूमि है, कोई कंपन होने पर कितना कंपन होगा वहाँ के ग्राउंड में, ये भी ग्राउंड का बिहेवियर भी इस बार ध्यान में रखा गया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और नया वर्गीकरण हुआ है। इस नए वर्गीकरण में एक जो चीज़ जोड़ी गई है PEMA, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर इस वाले पॉइंट पे आएंगे ताकि आपको समझ में आए। और फिर आप देखें, अभी मैंने बताया आपको नए नॉर्म्स के अंतर्गत 1% का थ्रेशोल्ड रखा गया है, 1% से ज़्यादा वजन वाली वस्तुओं को बांध के रखना होगा। और रिवाइज स्टैंडर्ड्स में क्रिटिकल बिल्डिंग्स जो हैं या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको और ज़्यादा सुरक्षित बनाना पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस तो हो गए। अब बस हमारा PEMA वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको हम और देख लेते हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इससे। तो अभी ये वर्गीकरण भी हो गया। अब लास्ट चीज जो इससे रिलेट करती है, इसको इधर डालते हैं ताकि एक पेज पे समराइज हो जाए सारा कॉन्सेप्ट और आपको रिवाइज भी हो जाए। तो अब हमारा जो नया नेशनल सीस्मिक जोनेशन हुआ है इसके अंतर्गत ये भी ध्यान में रखा गया है, PEMA को भी ध्यान में रखा गया है। PEMA इंडेक्स भी इस बार तैयार किया गया है। इंडेक्स PEMA का मतलब प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपोजर एंड मल्टी हैजार्ड असेसमेंट। अब इसको अगर हिंदी अनुवाद करें तो संभावित सुभेद्य या भेद्य मान लीजिए, संभावित भेद्य तथा बहु जोखिम आकलन किया जाएगा। आकलन, तो ये नई चीज इस बार जोड़ी गई है। अब ये क्या है? इस तरह का आकलन करने का पर्पस है कि केवल ये नहीं देखेंगे कि ये क्षेत्र कितना भूकंप से प्रभावित रहता है, उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि वहाँ कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है, वहाँ पर किस तरह की पॉपुलेशन की डेंसिटी है, कौन कौन से वहाँ पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो वहाँ की लोकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाया जाएगा। जैसे अगर कहीं ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है तो वहाँ प्रोटेक्शन मेजर्स और ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है उसमें मेंबर्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे तो ज़्यादा बड़ी टीम चाहिए होगी। तो बहुत बड़े लेवल पर मैन को, ह्यूमन सेटलमेंट को, पॉपुलेशन को, जनसंख्या के घनत्व, उन सब चीज़ों को भी यहाँ कंसिडर किया गया है PEMA इंडेक्स के अंतर्गत। इससे पहले वाले वर्गीकरण में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इस बार ये भी रखा गया है कि कितने लोग इस तरह की भूकंपवादी की समस्याओं से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, कितना एक्सपोजर है पॉपुलेशन का और लोगों का, इससे वो भी इसमें ध्यान में रखा गया है। तो PEMA का पर्पस ये है। अब ये जितना सारा नया क्लासिफिकेशन हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, इससे हो क्या जाएगा, क्यों ज़रूरी है ऐसे नए वर्गीकरण, और क्या ये अपडेट भी होगा भविष्य में? तो ये जो जोनेशन, नया जोन्स आए हैं भूकंप के, ऐसा माना जा रहा है कि अगले आने वाले दशक में वापस से इसको अपडेट किया जाएगा। 10 इयर्स के बाद इसको पुनः देखा जाएगा कि वो कितना रेलेवेंट है, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है कि नहीं है। दूसरी चीज़, इस तरह की चीज़ें हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं, क्यों ये आवश्यक होती हैं? इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम रिस्क जो है, संभावित जोखिम जो है, उसका पुनः आकलन करें, रीइवैल्यूएट करें कि कहाँ पे ज़्यादा जोखिम क्षेत्र है, उसको देखना। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हमारी बढ़ जाए, आपदा की जो हमारी तैयारी है वो बढ़ जाए, उसके लिए हम अच्छे से तैयार रहें। फिर उसके अलावा जो है जान माल की हानि कम से कम हो, ये भी सुनिश्चित करना। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाना, अवसंरचना इस तरह की बनानी जो भूकंप रोधी हो
और सेफ्टी मेजर्स और अच्छे से फॉलो किए जाएं और अच्छे सुरक्षात्मक इंतज़ाम किए जा सके, इसीलिए नया जो जोनेशन है या नए जो मैप है उसको जारी किया गया है। तो पर्पस क्या है, किस पर बेस्ड है, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, ये होपफुली आपको इस पूरे एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा। ये वाला जो PEMA इंडेक्स वाला पैराग्राफ है ये मैं आपको दिखाती भी हूँ, वैसे रीड भी कर लेते हैं हम। अब ये देखिए PEMA वाला, दिस वन, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इसको हम रेफर करें। अनदर मेजर एडिशन टू द 2025 मैप इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोजर विंडो दैट अकाउंट्स फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्सेंट्रेशन की कितनी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, यूजिंग द प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपोजर एंड मल्टी हैजार्ड असेसमेंट मेथड। तो इस मेथड का पर्पस है कि जनसंख्या, अवसंरचनाएं और वहाँ की किस तरह की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं और कैसे वो भूकंप वाले क्षेत्र में उनका ध्यान रखा जाए, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, वो भी इस मेथड में ध्यान में रखा गया है। अब होपफुली आपको पूरा जो ये है नया क्लासिफिकेशन ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आने पर भूकंप का, भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का वितरण बताना हो तो आपको ये नया जोन या नया मैप जो है वो बनाना पड़ेगा, और सबसे हाई रिस्क जोन हो जाएगा जोन 6। अभी तक जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें जोन 5 में कितने तीव्रता के भूकंप आते थे, MS के 9 या उससे उच्च तीव्रता के। तो अब इस जोन 6 में क्या आएंगे, 10, MS के 10 या उससे उच्च तीव्रता के ऐसे भूकंप जिनसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये मैप अब आपको बनाना होगा जब भी आप भूकंप का वर्गीकरण, भूकंप का वितरण बताएंगे भारत में। तो होपफुली पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये उसकी समरी है, नेशनल सीस्मिक जोन मैप, बेस, बिल्डिंग कोड और उसके अलावा PEMA और किस चीज़ में इससे हमें मदद मिलेगी, ये सारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने देख लिया। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और बाकी इसी तरह की कोई करंट की ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स अगर आते हैं तो उसको हम डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। ओके, चलिए, थैंक यू।